नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में देश और विदेश से आए तमाम संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की और कई सुझाव भी दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति विद्वानों के अलावा तमाम कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत देववाणी है। उत्तराखंड में संस्कृति को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत को बढ़ावा देने और इसे आम बोलचाल की भाषा में बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। संस्कृत ग्रामों की स्थापना भी इसी आयोजन का हिस्सा है। और उन विश्वविद्यालय की कौन सी भाषा की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, उनके पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। और ऐसे समय में संस्कृत के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपकी ओर से भी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं संस्कृत का छात्र भी तो नजर आए और कम से कम हरिद्वार और ऋषिकेश से 2 जगह को संस्कृत नगरी घोषित हो जाए। इसलिए ये अच्छा है, देवभूमि इस अवसर को हमको खोना नहीं चाहिए। जोरदार ताली क्यों नहीं? प्रयास यहाँ पर किया गया है, जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देवभाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो काम हम आगे भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वान हैं। खबर जसपुर से है, जहां इस वक्त की बड़ी और चौंका देने वाली खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत पड़ने वाले गांव कलियावाला से सामने निकलकर आ रही है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गांव में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 पर बने ओवरब्रिज के समीप स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बीते दिन शनिवार की रात के समय इस सरकारी विद्यालय में इस बार 5वीं दफा चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला गंभीर प्रकरण बीते दिन शनिवार की रात्रि का है। चर्चा है कि चोर बड़ी ही प्लानिंग के साथ दीवार कूदकर विद्यालय में दाखिल हुए हैं और कमरों की मेन गेट में लगे 4 तालों को तोड़कर गेट में लगी जंजीर को भी खोलकर फेंक दिया है और आगे बढ़ते हुए बच्चों की क्लासरूम में लगी 52 इंच की 2 LED और साथ ही तीसरी आंख कहे जाने वाले CCTV कैमरे को भी DPR चुराकर अपने साथ लेकर चले गए हैं और साथ ही प्रधानाचार्य कक्ष में घुसकर लोहे की सेव अलमारी को क्षतिग्रस्त किया है और इसमें रखे स्कूल के सरकारी दस्तावेज भी उलट पुलट कर डाले हैं और स्कूल के रजिस्टर भी अपने साथ चुरा ले गए हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने बच्चों के लिए बनने वाले खाने की किचन में भी पहुंचकर पहले गेट को तोड़ा है और ताले को तोड़ा। इसके बाद किचन में रखे 2 गैस सिलेंडर सहित अतुमन्य और साथ ही खाना बनाने के बर्तन को भी अपने साथ साफ करके लेके चले गए हैं। शौचालय के गेट में लगे ताले को भी तोड़कर फेंक गया है और साथ ही नल पर लगी पानी की मोटर भी खोलकर चुरा ले गए हैं, जिसको लेकर विद्यालय के प्रभारी आपको बता दें कि प्रधानाचार्य वहां पर राजवीर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी 4 दफा इस विद्यालय में चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पूर्व में हुई चोरियों का कोई भी खुलासा या पता नहीं लग सका है और अब यह 5वीं बार चोरी हुई है। साथ ही बताया कि यह चोरी शनिवार की रात हुई है। उससे अगले दिन संडे का दिन होने की वजह से स्कूल की छुट्टी थी। जब सोमवार को स्कूल खुला तो यह सब मंजर देखकर पैरों की जमीन खिसक गई और उन्होंने तत्काल इस घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी है। वहीं ग्रामीणों ने भी इस बार 5वीं बार हुई चोरी की घटना को लेकर रोष व्याप्त है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस को इस घटना का जिम्मेदार बताया गया है और आरोप लगाया है कि कहां की यह पुलिस की बड़ी लापरवाही है। इस घटना से पहले भी क्षेत्र में हुई 4 बार चोरी की यह वारदात हो चुकी है। 2 भगोने हैं, 2 बाल्टी हैं, 1 सिलेंडर है, 1 कुकर है और मिर्ची मसाले है, सारे सामान है। खाने पीने का है, खाना बनाती हूँ, भोजन बनाता है आपकी।
शनिवार में तो मैं आई नहीं थी, अच्छा संडे की छुट्टी थी, मैं आई नहीं थी ना, उसने तो खराब थी मेरी, दूसरी वाली आई थी, वो मैं नहीं आई थी। ताला खुला बंद था वैसे तो दरवाजा, ये आके हमने खोला तो उसमें सामान नहीं, सिलेंडर नहीं है, भगोना नहीं है, 2 भगोने नहीं है, कुकर नहीं है, तेल वेल नहीं है वहाँ। मेरे सामने तो 2 हुई, जब से मैं लगी 3 पहले हो चुकी, इसमें 5 बार हो गई। बबीता कलिया वाले में स्कूल है। ये गांव कलिया वाले में 8वीं तक का 6वीं से 8वीं तक का विद्यालय है और ये यहाँ पर अभी जैसा बताया प्रधानाचार्य जी ने और कि ये 5वीं चोरी हुई है इस विद्यालय में कुछ वर्षों के अंदर। तो अभी तक कोई 5वीं चोर पकड़ा नहीं गया अभी तक। तो ये एक बड़ा यानी एक सोचनीय विषय है कि बार बार एक सारी सरकारी संस्थान से चोरी होना और उसके बाद में चोर ना पकड़ा जाना, तो एक गंभीर मैटर है ये। अभी प्रधान जी ने बताया था, हम देखने आए यहाँ तो काफ़ी सामान यहाँ गया है, जैसे अभी SI साहब भी आए थे, वो निरीक्षण करके गए हैं। और ये हमें ये लग रहा है कि चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि मोटरें भी बहुत चुर रही हैं किसानों की। चोर पकड़े भी जाते हैं वैसे, पर मोटरों के मामले में या ये ऐसी चोरियों के मामले में कम पकड़े जाते हैं। वैसे पिछले दिनों एक मोबाइल गिरोह तो ज़रूर पकड़ा गया है, उसमें से मोबाइल कई बरामद हुए हैं पुलिस द्वारा। समय समय पे वैसे काफ़ी कुछ पकड़ा जाता। अगर पुलिस मंच से चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अगर ये चोरी के मामले में गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही, ना जो इनके जितने मोटरें किसानों की चोरी हो रही हैं वो भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो वो गंभीरता से नहीं लेते, कहते रखवाली रखो। अब ट्यूबवेलों में खेतों में कहाँ से रखवाली रख लें, जगह 4 ट्यूबवेल एक किसान के लगे हुए हैं तो चारों पर पहरेदारी तो नहीं कर सकता किसान। तो इसलिए हौसले बुलंद है चोरों के। अब किसानों ने छोटी मोटर जो 2 फेज वाली है, जबकि छोटा किसान है, उन्हें मजबूरन बड़ी मोटर रखनी पड़ रही है, नीचे ज़मीन में दाबनी पड़ रही है। और उसके बाद में भी तारें नहीं छोड़ रहा है, ऊपर जो तारें लगी होती हैं स्टार्टर से मोटर तक वो गायब हो जा रही हैं और बार बार तारें कट रही हैं किसानों की, और वो बड़ी महंगी तारें हैं। अब वो बड़ी एक समस्या है। अब बताओ, मोटर तो ज़मीन में दाब दी, अब तारें ये हैं बार बार किसानों को लगानी पड़ रही, तो उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये जो इस तरह के जो चोर हैं उन्हें पकड़ कर उनकी जगह जो सलाखों के अंदर होनी चाहिए। मेरा यही पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अगर चोर बाहर रहेंगे, और जो गाड़ी चोर हैं, ये जो चोरी करते हैं, जो मेहनती लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, ईमानदार लोग नहीं करते ऐसे काम। जो चंद आदमी होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। चंद आदमियों को चिन्हित करके जो इस तरह के चोरी चकारी के काम करते हैं उन्हें सलाखों के अंदर पहुंचाना चाहिए। यही हमारा निवेदन पुलिस प्रशासन से है। माध्यमिक विद्यालय है, ये कलियावाली क्षेत्र में पड़ता है, 4 लेन के पास में है। दुकान तो ये है कि एक पिछली 4 चोरी का अभी तक कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसी वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात फिर चोरी करके ले गए हैं। यहाँ से LED TV, रसोई का सामान, काफ़ी सामान चोरी हुआ, जो कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से बड़ी मुश्किल से सामान जुटाया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर वो जैसे तैसे जुटाते हैं तो साल या 1.5 साल में फिर चोरी हो जाता है। तो ये सीधे पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये दोबारा बार बार चोरियां हो रही हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूल की शिक्षा के मामले में पुलिस इतनी ढीली है। तो पुलिस को इस मामले में तो गंभीरता से काम करना चाहिए, और पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही। कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति है सिर्फ पुलिस की, और कुछ नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें कोई गंभीर विषय पे कोई इसमें काम करेंगे या गंभीरता से लेंगे। मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर इस बार इन्होंने गंभीरता से काम नहीं लिया, चोर नहीं पकड़े गए, तो हम इसके आगे एक बड़ी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। और इस चोरी का हम खुलासा करवा के रहेंगे इस बार, क्योंकि अगर इस बार भी खुलासा ना हुआ तो चोर के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज इस स्कूल में, कभी भी किसी और स्कूल में चोरी करेंगे। बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, सरकार का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। तो ये पुलिस को काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आगे बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं जगजीत सिंह भुल्लर, कलियावाला का निवासी हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ, और भारतीय किसान यूनियन से हूँ। नमस्कार, मैं प्रधानमंत्री गुरविंदर सिंह। तो मैं अभी माट साहब का जब सुबह उन्होंने मॉर्निंग में खोला तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ चोरी की आशंका है, ताले टूटे हुए हैं। उन्होंने रीचेक नहीं किया कुछ भी, उन्होंने कहा कि आप आके खुद देख लीजिए।
मैंने खुद आके जब देखा तो काफ़ी चीज़ें चोरी बिल्कुल निडरता से की उन्होंने। लगातार 5वीं बार चोरी है और लगभग वो 7-8 लोग रहे होंगे और बिल्कुल तसल्ली बख्श उन्होंने चोरी की है। और कोई भी सामान 2 LED 51 इंच की और DVR तक बड़ी चतुरता से उन्होंने ये सब इस प्लान को अंजाम दिया है, तो बहुत ही निंदनीय है और पुलिस लगी हुई है तस्दीक में। तो इसकी जानकारी करके जैसे हमारे SI साहब बताएंगे इसमें ये चोरियाँ लगातार खेतों में भी हो रही हैं और ये जो विद्यालय में हो रही हैं, ये तो विद्या का मंदिर है, यहाँ तो होनी नहीं चाहिए और बहुत गलत बात है। इस पर पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा और गांव वाले सभी लोग यहाँ आए थे, सभी में रोष है इसको लेकर कि विद्यालय में चोरी नहीं होनी चाहिए और कहीं भी नहीं होनी चाहिए, विद्यालय में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। उस प्राथमिक विद्यालय कलियावाला में चोरी हुई है और ये कलियावाला ग्राम सभा में आता है और सारे कमरों में, क्लासरूम में LED और बर्तन सारे, रसोई का सामान सारा और किचन, बाथरूम सारे में जो सामान था कीमती, मोटर वगैरह भी ले गए हैं जो पानी उठाने वाला था। और सर रजिस्टरों से भी छेड़छाड़ की है, कुछ कागज उठा के भी ले गए हैं। अब ये तो देख कर पता चलेगा थोड़ा क्या क्या सामान ले गए हैं। और हमारी दही भी 2-3 रुपये भी ले गए हैं और खेल का सामान ले गए हैं और 2 LED 55 इंच वाली जो भी ले गए हैं। कैमरे लगे हुए थे, कैमरे का वो DVR होता है, वो DVR ले गए हैं और 4 ताले तोड़ को ले गए हैं। जो मेन चैनल था उसमें 4 ताले थे, वो 4 तोड़ दिए, पिछला भी तोड़ दिया और सारे कमरों को ताले तोड़ दिया। अलमारी जिसमें कागजात रहते हैं वो फुल तहस नहस कर दिया। ये सर 5वीं चोरी है। मैं जब से यहाँ आया मेरे साथ में 5वीं चोरी है। मुझसे पहले भी जब मैं 2014 में आया था उससे पहले भी चोरी होती रही, लेकिन मेरे सामने 5वीं चोरी है। इससे पहले भी पिछले 2 साल पहले चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। ये हमने अपने विभाग को दी है, इससे पहले वाली और इस बार भी विभाग को भी देंगे और कोतवाली भी, थाना कोतवाली हुई उनकी सारी थाना प्रभारी को दे रखी है, अपने विभाग को दे रखी है, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जसपुर को दे रखी है। वे सब फोटोग्राफ ले गए हैं और कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ये सर शनिवार की छुट्टी हो जाती है, शनिवार के दिन शाम को 4 बजे हम चले जाते हैं, तो इतवार की रात यानी कि शनिवार की रात समझो, शनिवार की रात को चोरी हुई। राजवीर सिंह है, खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें, SSP परमेंद्र डोभाल के निर्देश में बहादुराबाद थाना, रानीपुर, कोतवाली और साथ ही CIU की संयुक्त टीम ने कुछ ही घंटों की पूरी वारदात सुलझा दी। आपको बता दें, जांच में सामने आया कि पिता की करोड़ों की संपत्ति पाने की लालच में सगे बेटे यशपाल ने ही अपने 2 दोस्तों ललित मोहन उर्फ राजन और शेखर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आपको बता दें, 29 नवंबर को सूचना दी गई थी कि कार में सफर करते समय अज्ञात बदमाशों ने भगवान सिंह को गोली मार दी है। शुरुआत में लूट की कहानी बताई गई, लेकिन पुलिस को बेटे के बदलते बयान और साथ ही विरोधाभास को लेकर शक हुआ। कड़ी पूछताछ में यशपाल ने हत्या की साजिश कबूल दी। उसने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और साथ ही स्कॉर्पियो देने का लालच देकर वारदात को अंजाम दिलाया था। यशपाल पिता को शादी में ले जाने के बहाने नहर पटरी पर ले गया, जहां राजन ने 315 बोर के तमंचे से 2 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया है। मामले की आगे कार्रवाई जारी है। अभी जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी आई है, ये नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और अपने जो इनके संगी साथी थे वो भी इसी के ही ग्रुप के लोग हैं। उसके द्वारा शीघ्र जो पैसा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के हत्याकांड में शामिल हुआ है। खबर सितारगंज से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
अपनी मांगों को लेकर आज भी बैठी हैं धरने पर। आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वही उपस्थित है। जिला नीलामी ने कहा कि आपको बता दें कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें हर जगह के कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप, टीकाकरण, जनगणना जैसे कार्य भी हमें दिए जाते हैं। अलग अलग विभागों के कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय हमारे हिसाब से नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं हमें प्रतिदिन 800 रुपये दिए जाए, महीने की सैलरी हमारी 24,000 दी जाए और साथ ही रिटायरमेंट होने पर हमें 10 लाख रुपए दिए जाए हमसे, जिससे हम सभी की आजीविका सरलता से चल सके, क्योंकि हमारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे, वरना वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आंगनबाड़ी की आपको बता दें कि आंगनबाड़ी की सैनिक ने कहा कि इतने पैसों में हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है। सोनिक ने कहा कि हमारे धरने पर बैठने से सरकार ने 1600 बढ़ाए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी 24,000 पूरी हो, वरना हम धरने से नहीं उठेंगे। इस मौके पर मंजू, गंगा, सरिता, सुनीता, किरण, संध्या, सुधा, देवी, देविका, सुमित्रा, नीलिमा, सोनिका, किरण आदि लोग उपस्थित रहे। नहीं आया है अभी तक कोई ऐसी ना, तो हम लोग को आश्वासन नहीं दिया गया। मेरा नाम सोनिका है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हूँ मैं, और हमें ना तो सरकार 9,000 देती है और हमारे आंगनबाड़ी का इतना काम है, हमारे आंगनबाड़ी तो है ही है, अदर विभाग का भी इतना काम है कि हम लोग समझ में नहीं आता कहाँ से करें और कहाँ ख़त्म करें। हमारा परिवार 9,000 में नहीं चल पा रहा है। सरकार तो हमारी मांग पहले भी हड़ताल किए तो नहीं सुना, अब भी हड़ताल कर रहे तो सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है कोई। हम लोग कितने दिनों से धरने पे, सारी बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के शाम हो जाता है, सुबह आती है शाम हो जाता है, सरकार हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही है। अभी 16,000 बढ़ाया और 1600 बढ़ाया, उसकी हम कोई संतुष्टि नहीं है। हम सोचते हैं हमारी 24,000 मांग पूरी होनी चाहिए, और तो सरकार से हमारी अनुरोध है, जब तक हमारी सरकार 24,000 नहीं करता तो हम तो धरने से अभी नहीं हटेंगे। हमारा निश्चितकालीन धरना चालू ही रहेगा। जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे सरकार उनका हर विभाग का पैसा बढ़ा देता, हमारा पैसा नहीं बढ़ा रहा है सरकार। केंद्र सरकार भी नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार से तो हम लोग अनुरोध करते करते थक गए हैं कि केंद्र सरकार हमारा कुछ बढ़ाएगी। केंद्र सरकार को कुछ सुनाई ही नहीं देता है हमारी मांगों को लेकर। राज्य सरकार से भी विनती कर रहे हैं, राज्य सरकार भी हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। तब तक हम लोग धरना तो चलता ही रहेगा। संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें 9,000 रुपये जो दिया जाता है, इसमें एक साधारण व्यक्ति का किचन भी नहीं चलता है, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो इसी खर्चे पर निर्भर करती हैं, तो वो कैसे क्या करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। और जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है वो धरातल से जुड़ी हुई होती है, तो जो है गर्भवती से लेकर जो है 80 साल के बुजुर्ग तक वो सबका सर्वे करती है और सबका कार्य भी पूर्ण करती है। और सरकार हमारी उपेक्षा करती है, सरकार हमारी मांगों को जो है अनदेखा करती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा 9,000 मानदेय ना होकर 24,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। मेरा नाम नीलिमा है, मैं अरविंद नगर से। 9,000 लोग किराया भी देने लगे। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर ठग रविंद्रनाथ सोनी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें अभियुक्त रविंद्रनाथ सोनी ने वादी व वादी के भतीजे से निवेश के नाम पर 42,29,600 रुपए ठगित कर लिए थे। आपको बता दें पुलिस की तलाश के दौरान अभियुक्त रविंद्रनाथ हो गया था फरार, और फिर NBW के बाद भी फरारी काट रहा था। और आपको बता दें कि धारा 80 CRPC की आदेशिका जारी होने के बाद अभियुक्त पुलिस के साथ खेलता रहा आंख में चोली। DCP ईस्ट महोदय ने अभियुक्त पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आखिरकार उत्तराखंड से अभियुक्त रविंद्रनाथ सोनी को धर दबोचा गया है। आपको बता दें उप निरीक्षक विनीत कुमार त्यागी, उप निरीक्षक रवि यादव, उप निरीक्षक सर्विलांस टीम सुरदीप डागर व कांस्टेबल गौरव कुमार ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखा गया था 5/25 जो कि 420 का केस था।
इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है रविंद्रनाथ सोनी को देहरादून से, और इसमें ये पता चला है कि एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से इसने रविंद्रनाथ ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए थे। उसमें से जो 5/25 का मुकदमा है उसमें अराउंड 42.3 लाख वादी से लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ताकि हम आपको हर महीने रिटर्न्स देंगे। जब वो रिटर्न नहीं मिला और ये पता चला कि इसमें कुछ धोखाधड़ी चल रही है, तब ये मुकदमा लिखवाया गया था। वो अभी जांच में हम लोग देख रहे हैं कितने लोगों के साथ है, परंतु इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में हमने 3 मुकदमे ऐसे देखे हैं जो 420 के केस है, तो इनकी भी जांच हम कर रहे हैं। ये भी अभी जांच का प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो हम उनको भी नामित करेंगे। इसके ऊपर 10,000 का इनाम था और इसको देहरादून से हमने 30 तारीख में हमने इसको पकड़ा था। साथ में अभी जांच के क्रम में जो अकाउंट्स हमें मिलेंगे जहां पर इसका मनी ट्रेल होगा, वो सब हम सीज करते रहेंगे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में खुटार के धनुष यज्ञ मेले में बिना अनुमति और बिना सुरक्षा मानकों के लगाए गए खतरनाक झूले लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन गया। आपको बता दें, प्रशासन की चुप्पी पर कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे संवाददाता ने देखा कि वहां पर खुटार में चल रहे धनुष यज्ञ मेले का ये दृश्य किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। यहाँ लगाए गए भारी भरकम झूले ना तो प्रशासन से अनुमति लेकर लगाए गए हैं और न ही कोई तकनीकी फिटनेस जाँच है, न सुरक्षा बेल्ट, न मजबूती की जाँच और न ही कोई मेडिकल सुविधा। शासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी मेले में झूला लगाने से पहले अनुमति, फिटनेस सर्टिफिकेट और बैरिकेडिंग और साथ ही फायर सेफ्टी और एम्बुलेंस अनिवार्य है। लेकिन यहाँ इन सभी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है और साथ ही लोगों ने कहा, अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे रोज इन झूलों पर चढ़ते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब इस मामले में पुलिस से सवाल किया गया तो थाना अध्यक्ष खुटार ने कहा, मेला की परमिशन के लिए, लेकिन किसी भी झूले को परमिशन नहीं है। जांच अगर करवाई जाएगी तो साथ ही एसडीएम पोवाया ने बताया कि धनुष यज्ञ मेला स्वीकृत है लेकिन झूले की अनुमति नहीं दी गई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ खुटार धनुष यज्ञ मेले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी दिन बड़ा हादसा करा सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि मामले की जांच चल रही है लेकिन खतरा टला नहीं है। खबर महोबा से है, जहां महोबा पुलिस लाइन में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर का भव्य समापन हुआ। पूरे माह चले इस अभियान में कार्यक्रम में स्कूलों और समाजसेवियों और पुलिस टीम ने सक्रिय भागीदारी दिखाई है। हेलमेट वितरण, नुक्कड़ नाटक और साथ ही जागरूकता रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा भी इस बार अभियान में 62,000 चालान किए गए हैं, जिससे सड़क हादसों में भी कमी आई है। महोबा पुलिस लाइन में आज जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जनपदीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के 100 स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम, चौराहों में नुक्कड़ नाटक और हेलमेट वितरण अभियान के चलते सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और साथ ही एक्सीडेंटल डेथ पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान जीजीआईसी और ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के महत्व में अवगत कराया है। सभी प्रतिभागियों ने सुरक्षित यातायात का संकल्प लिया है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक ने गोल्डन आवर की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिलने से उनके जान बचाई जा सकती है। और उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि अपने और अपने परिवार की भी सुरक्षा है। आज यातायात जन जागरूकता अभियान जो नवंबर माह में चलाया गया है, उसका आज ऑफिशियल समापन यहाँ पुलिस लाइन में कराया गया है। और इसमें जो हमारे जितने मैक्सिमम चालानीज हुई हैं, उन सभी ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे समाज सेवी, युवा और स्पेशली स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है पूरे माह, उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।
कुछ कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से भी आज बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ पर पुट अप किया है, जिसमें प्राइमरी रूप से जो मेन कॉजेज एक्सीडेंट्स के होते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, उनके बारे में सभी महोबा वासियों को सचेत किया गया है कि किस प्रकार से सीट बेल्ट और हेलमेट का पालन करना चाहिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, ड्रंक एंड ड्राइविंग, मोबाइल फोन यूजेज वाइल ड्राइविंग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं यही जनपद वासियों से अपील करना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और इस संबंध में अपने बच्चों को और अपने आसपास संपूर्ण जागरूकता फैलाएं, ताकि जो गोल्डन आवर है उसमें किस प्रकार से विक्टिम को बचाया जा सकता है, एम्बुलेंस को रास्ता देना आदि, ये सारी एक कल्चरल फिनोमेना बनकर हमारा एक सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हो, तभी यातायात नियमों का जो चालानी होती है वो प्रभावी रूप से काम करती है। धन्यवाद। देखिए, पूरे यातायात माह में हमारे द्वारा जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए थे उसमें 100 से ज्यादा स्कूल्स में हम लोगों ने प्रोग्राम किए। इसके अलावा चौराहों पे प्रोग्राम किए, नुक्कड़ नाटक किए हैं और सिंबॉलिकली हेलमेट्स का वितरण किया सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए, अवेयर करने के लिए। मैं साथ में बताना चाहूंगा कि पिछली बार से ज्यादा चालान किए गए हैं, 62,000 के चालान किए गए हैं और पिछली बार से इस बार पूरे वर्ष में जो प्रयास रहा है, यातायात पुलिस का और जो प्रशासन का प्रयास रहा है, उसमें हम लोगों का प्रयास था कि एक्सीडेंट डेथ में कमी आए, तो उसमें कमी आई है और इसके अलावा सड़क दुर्घटना में कमी आई है। हमारा प्रयास उत्तर इसमें कमी आए, लोग अवेयर हों, इसके साथ सड़क की जो कंडीशन है वो बेटर हों, रोड ट्रैफिक कंडीशंस बेटर हों, जिससे कि भविष्य में एक्सीडेंट डेथ में कमी आए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और ये कार्यक्रम यहाँ रुकेगा नहीं, ये लगातार चलेगा, न केवल चालान के माध्यम से, न केवल जागरण के माध्यम से, बल्कि रोड के जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करके सड़क दुर्घटना में कमी लाएंगे। महोबा जिला में लगभग 30 खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सरे बाजार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से भरे बाजार में मचा हड़कंप। दिल्ली में रहने वाले, आपको बता दें, दिल्ली में रहने के दौरान हुआ यह विवाद। पुलिस ने आरोपी अमान कुरैशी को पकड़ा है। सांगीपुर थाना के कमैनपुर बाजार का पूरा मामला की सूचना है, क्या मामला था? आज शाम करीब 5 बजे के लगभग जरिए 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि तस्कील खान, जो थाना लालगंज का रहने वाला था, थाना सांगीपुर क्षेत्र में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है और घटना कारित करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ और अन्य कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला था? पूछताछ से जानकारी में आया है कि आरोपी अभियुक्त और ये मृतक दोनों दिल्ली में कहीं नौकरी करते थे, जहां इनका पूर्व का विवाद हुआ था। कुछ दिन पहले सब गाँव में आए थे, उसी रंजिश के कारण ये घटना कारित की गई। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछरायू क्षेत्र के शेरपुर रेलवे स्टेशन से निकट लेकर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहा था एक व्यक्ति। तभी अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह युवक दोनों पैर उसके कट गए। आनन फानन में वहां पर मौजूद यात्रियों ने ट्रेन को रुकवाया और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को 108 को फोन के माध्यम से सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई और युवक वहीं तड़पता रहा। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद पहुंची और युवक को उठा कर ले गई है। उसके ठीक 30 मिनट के बाद आरपीएफ पुलिस पहुंची। बछरायू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक वहां से उस युवक को एम्बुलेंस में डालकर ले जा चुके थे। अब देखना यह है कि उस युवक का ठीक तरह से उपचार उसे मिलता है या नहीं। जो जसमुद्दीन खड़े हुए थे, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका जो देखा होगा कि ये किस तरीके से घटना घटी, आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन? भाई इसकी जिम्मेदारी ये प्लेटफार्म वाले, ये सरकारी है। जो ये प्लेटफार्म बहुत नीचा है, ट्रेन की पैड़ी ऊंची है, तो पैर रपट जाता है, वही हादसा होता है। अच्छा, तो जिस समय यहाँ की जो था मामला हुआ, तो आप थे यहाँ पर? हाँ, मैं भी यहीं था। वैसे तो आ गया था मैं तभी ही। आखिरकार गलती किसकी है? भाई गलती तो प्लेटफार्म की है, उसकी क्या गलती बेचारे की? तो एक बात सुनो, ट्रेन थोड़ी चल पड़ी थी, हल्की धीरे चल रही थी, वो जैसे चढ़ा पैर रपट गया उसका, धड़ाक देसी अंदर। उनने पैर ऊपर उठाना चाहा, दूसरा रपट गया। अच्छा, हाँ। फिर उसे जो है इलाज कहाँ से, मतलब जो है एम्बुलेंस कितने समय में आ गई? एम्बुलेंस तो बतेरे काफी टाइम में आई, आधे घंटे से बाद में आई। अच्छा,
यहाँ जो है स्टेशन मास्टर जो यहाँ पे मौजूद स्थिति में थे, हम स्टेशन मास्टर साहब से पूछना चाहेंगे। नहीं, रेल वालों के अधिकार में तो है, लेकिन ये जो है अगर थोड़ा सा ऊंचा हो तो मतलब जो है घटनाएं घटने से तो इसमें जय साहब IW है। अच्छा, हाँ, IW के अंडर में आता है वैसे तो ही। मतलब अब तक कितनी घटनाएं घट चुकी है? इसमें घटना तो बहुत घट गई। अभी 10 तारीख में पीछे कट गया, एक रात को कट गया और बेचारा। अच्छा, हाँ, एक आज कट गया। इसमें चलते रहता है प्लेटफॉर्म। आपको कितना वर्ष हो गए? मुझे 27 साल हो गए। अच्छा, आज की घटना के बारे में बताइए। आज की घटना के बारे में बताइए कि कैसा दुखद रहा आपको, जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे महसूस तो बहुत है। बताइए, कोई आदमी जिंदगी चला जाए तो महसूस ना होगा? बताइए। वो बेचारा मजबूरी टिकट लेकर चढ़ रहा था, स्पीड गाड़ी पकड़ ली, उसका हाथ फिसल गया, अपने नीचे चला गया और क्या, प्लेटफॉर्म नीचे है। अच्छा, हाँ। कहाँ का रहने वाला पता चला? कहाँ का रहने? ये शायद इधर का है, मौजमपुर साइड के हैं। अच्छा, यहाँ कौन सी फैक्ट्री में नौकरी करते थे? ये शायद इसमें जो गन्ना फैक्ट्री है ना बनिए की। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब जो है बछड़ा वाला, उसमें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ देखिए सर, क्या नाम बताना? आप, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा कि प्लेटफॉर्म ऊपर होना चाहिए। शौचालय की व्यवस्था है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं है। नल की नहीं, है? कोई नहीं है। आखिरकार जिम्मेदार कौन? सरकार है इस चीज की। हाँ, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जनता से कहेंगे जनता जागरूक होवे और थोड़ा सा आगे बढ़े और ये दुर्घटना थोड़ी बचाएं, क्योंकि आए दिन ये कहानी हो रही है। भाई मान लो अगला आदमी अपना जीवन खो बैठा, उसका भी तो परिवार है। मान लो उसने अभी टिकट साहब होंगे, इन्होंने टिकट दिया, खुद बता रहे हैं, अगर टिकट नहीं दिया होता तो उसकी भी गलती है। भाग के चढ़ रहा हो बेचारा, मजबूरी में चढ़ा, पर वो सही करके चढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं चढ़ पाया? क्योंकि उसके पास जो सही करके पैर रखने की जगह नहीं बन पाई। यहाँ हमारी काफी जनता से बात हुई। आदमी का जीवन जो है अनमोल है। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार या जो है रेलवे? भाई ये घटनाएं कब तक जो है बढ़ती रहेंगी? कब तक जनता के जो इस तरीके से करना पड़ेगा? बहरहाल ये बता रहे थे यहाँ पे कि हमने इनसे भी सुना, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, नल की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार कैमरा इधर घुमा के देखो थोड़ा सा। बहरहाल उस तरीके से जो है मतलब जो है साफ सफाई होती है रेलवे स्टेशन, उस तरीके से सफाई व्यवस्था भी नहीं है। देखो अगर कुछ भी हो, आखिरकार ये जिम्मेदारी जो है किस पर है? बहरहाल सरकार जो है, हम तो यही कहेंगे सबसे कि जो है प्रशासन और जोर देकर इसे जो है जल्दी ठीक कराए। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ जो है एक हादसा हुआ है। हादसे एडीजीपी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और साथ ही डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने किया एसएसपी ऑफिस और पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण। आपको बता दें, खबर एटा से है, जहां शाम को थाना मिरहची का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और साथ ही एडीजी और डीआईजी ने जिले के संबंधित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की है। पुलिस पेंशनर और व्यापारी के साथ बैठक कर समस्याएं सुन निस्तारण का दिया आश्वासन। व्यापारियों को अपने अपने प्रतिष्ठानों पर सीसी कैमरा लगवाने का दिया मशवरा और साथ ही जनपद के अपराध संबंधित मामलों पर अधिकारियों के साथ की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाम को एडीजी ने थाना मिरहची में भी पहुंचकर किया निरीक्षण। पुलिस लाइन में एसबीआई बैंक के सौजन्य से प्रशिक्षुओं के लिए बने नवनिर्मित अध्यक्ष वर्ग कारगी का एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। एक्सरसाइज होती है और सीनियर पदाधिकारियों द्वारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का निरीक्षण किया जाता है और एडीजी स्तर से वार्षिक निरीक्षण एसएसपी कार्यालय का होता है, जिसके तहत डीजी परिपत्रों के तहत आज ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है। और इसमें एसएसपी कार्यालय के जो विभिन्न शाखाएं होती हैं उनके रिकॉर्ड्स और उनके रखरखाव को देखा जाता है। इसके अलावा जो पुलिस लाइन के रिकॉर्ड्स और उनका रखरखाव होता है वो भी देखा जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ के थाने होते हैं उनका क्या गतिविधियाँ हैं, क्या कार्रवाई है, किस तरह का क्राइम कंट्रोल पर उनकी कार्रवाई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अभी सुबह से मैंने पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं को देखा है, पत्र व्यवहार शाखा है, आंकिक शाखा है और डीसीआरबी है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है, महिला संबंधी शाखा है और भी छोटी मोटी कई सारी शाखाएं होती हैं। सभी शाखाओं के कार्य को देखा है। उसमें जो अपेक्षित सुधार है वो उनको बताया गया कि
उनके चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग में अपेक्षित सुधार हो, चाहे जो अभिलेखों के सृजन से संबंधित हो उसके बारे में जो PHQ के निर्देश हों या DG ऑफिस के निर्देश हों उनको अमल में लाने के लिए हों, आंकिक शाखा में भी इसी तरह से और बाकी सब शाखाओं में भी इसी तरह से उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है कि पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइंस इन सब के जो भवन हैं वो काफ़ी पुरानी विंटेज हैं। 1913 की ये भवन निर्माण है और ये आज की डेट में हेरिटेज बिल्डिंग्स भी माने जाते हैं। तो इनके रख रखाव पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं और ये हमारी धरोहर है और ये काफ़ी हमारे लिए एक प्राइड का भी ये कारण बनता है कि इतनी पुरानी फाउंडेशन पर आज भी हम कार्यालय चला रहे हैं। तो उसमें जो भी आवश्यक मरम्मत है और इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए भी बताया गया। पुलिस लाइन में हमारी RTC इस्टेब्लिश्ड है जिसमें 400 प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर प्रशिक्षणरत हैं। उनसे भी भेंट वार्ता की गई, उनसे भी बात की गई, सुख सुविधाएँ उनकी जानी गई और प्रशिक्षण के संबंध में उनको आवश्यक कुछ निर्देश दिए गए। उनको फील्ड विज़िट के बारे में भी बताया गया ताकि उनके जो एकेडमिक लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग में आसानी से तब्दील हो सके, उसके लिए भी उनको बताया गया। इसके अलावा SHOs के साथ और जो हमारे और अन्य पद धारक हैं उनके साथ यहाँ पर हमने एक सैनिक सम्मेलन किया और पुलिस लाइन की जो तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो शस्त्रागार हो, चाहे वो MP सेक्शन हो, चाहे वो जिला पुलिस का अस्पताल हो, इन सभी व्यवस्थाओं को देखा गया, इनका भ्रमण किया गया और जो सुख सुविधा और सामान्य निर्देश होते हैं और विशेष निर्देश वो सभी आवश्यक रूप से दिए गए। अब इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पेंशनर्स हैं, करीब 1500 एटा जिले में करीब 1500 पेंशनर्स हैं जिनमें से काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। देखिए ये भी हमारे पुलिस परिवार के अंग हैं और इनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि हम पुलिस प्रशिक्षण में या पुलिस काउंसलिंग सिस्टम में, परामर्श केंद्र में इनका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और इसके अलावा व्यापार मंडल से भी बैठक हुई। व्यापारी हमारे जो जनपद के हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए और पुलिस और व्यापार का एक सीधा सरोकार रहता है, यानी कि अगर शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे तो व्यापार निश्चित रूप से प्रॉस्पर करता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम अपने व्यापारियों की किसी भी गतिविधि में किसी प्रकार का खलल ना आने दें और उन शांति व्यवस्था कायम रखें, उनके हाथ मजबूत कर सकें और उनको आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सकें। उनको भी इस तरह की हिदायत दी कि वो CCTV कैमरे का जितना भी अधिक प्रयोग कर सकते हैं करें। CCTV आच्छादित होने से मार्केट की सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ती है और उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया यहाँ पर। संभल के कस्बा जूनाबाई के लिए किया जा रहा युवा गांव हरगोविंदपुर के पास हुआ हादसा। आपको बता दें वहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनाबाई में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और साथ ही जवान बेटे की मौत से परिवार में छाया मातम। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और शव का पंचनामा भर PM को भेजा है। थाना जूनाबाई क्षेत्र का मामला। क्या नाम है सर? कैलाश। आपके गांव के हैं ये? मेरा भतीजा नाती है, मेरा भतीजे का छोरा। अच्छा। क्या नाम है इनका? इनके पापा का नाम क्या है? अच्छा, ये कैसे हुआ? ये अपने ससुराल जा रहा था। अच्छा। रेडी वालों से एक्सीडेंट। अच्छा। मोटरसाइकिल वाली रेडी नहीं होती है। हाँ। कितनी उम्र थी इनकी? लगभग 25, 26 के मामले में 25-26। अच्छा, ढलवारा के रहने वाले। कितने टाइम? 4 बजे साथ। अच्छा, वहाँ कोई था नहीं? कोई नहीं। खबर सोनभद्र से है जहां साइबर ठगी के मामले में हरियाणा की पुलिस की गुप्त कार्रवाई। आपको बता दें वाराणसी शक्तिनगर मार्ग राजमार्ग पर स्थित एक कपड़े की दुकान पर हुई छापेमारी। कपड़े की दुकान पर मारा गया छापा। साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश।
हरियाणा पुलिस के इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। लाखों रुपए के साइबर फ्रॉड और फर्जी खातों के जरिए पैसे की निकासी का बताया जा रहा है यह मामला। संदिग्धों की तुरंत अपराधियों तक पहुंचने की सख्त उन्हें हिदायत दी गई है। दुकान से मोबाइल, लैपटॉप, नेटवर्क डिवाइस और सहित कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण की हरियाणा पुलिस ने लिया उसको कब्जे में। पुलिस की माने तो मृत्युंजय पांडे निवासी उचड़ी को लिया गया हिरासत में और साथ ही एसआई सतीश के नेतृत्व में हुई हरियाणा के रोहतक जिले से आई थी पुलिस सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट के पास का बताया जा रहा पूरा मामला। जनपद बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप ने ली बाइक सवार की जान। आपको बता दें, जनपद बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊं के रहने वाले 32 वर्षीय विनोद पुत्र छोटे लाल लगभग 4 बजे के समय अपनी बाइक द्वारा कस्बा अलापुर जा रहे थे तो अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा अलापुर के नजदीक रामलीला मैदान के सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार विनोद को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिकअप के लिए राहगीरों की मदद से मैं चालक के उसको पकड़ लिया गया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने विनोद के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूचना मिलते ही परिजन भी रोते बिलखते जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे हैं। खबर महोबा से है, जहां महोबा जनपद के श्रीनगर थाना के अंदर एक अधेड़ महिला की अचानक मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। जी हां, महिला और उसकी बहू थाने में 2 पक्षों के बीच विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाए गए थे और महिला करीब 4 घंटे तक थाने में बैठी रही। इसी दौरान परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और आरोपों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननौरा गाँव से जुड़ा ये मामला है, जहाँ की रहने वाली उमा कुशवाहा ने बताया कि 3 दिन पूर्व उसके चाचा ससुर के लड़के बेटू कुशवाहा और अतुल कुशवाहा ने उनकी पुत्रियों को पीटा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था, जहां पर उनकी सास और वो थाने में घंटों बैठी रही। जब उन्होंने कार्रवाई की मांग की तो थाने में मौजूद दरोगा और साथ ही महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। 4 घंटे बाद शाम के समय आरोपी थाने पहुंचे और महिला की नातिन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी। बताया गया कि महिला को अचानक घबराहट हुई, बहू ने पानी पिलाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने पर पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बताया कि महिला और परिजनों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महिला की मौत के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिवार द्वारा दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताई जा रही है? इनने घटनाएं बताई कि इन्हें हमको थाने में बुलाया। हम थाने में पहुंचे तो हमने देखा कि वो बेटू की पत्नी वहां थी। इन्हें बताया कि बेटू की पत्नी ने गंदे आरोप लगाए। ये बात सुन के इनकी सास को एकदम से सदमा सा बैठा और उसकी हालत बिगड़ी और उसकी आगे डेथ हो गई। बता रहे कि थाने में अक्सर बात कर रहे थे। हाँ, उसी की पत्नी ने बेटू की ने की, उसी ने इनकी बच्ची ये उटपटांग। ये है वो बच्ची जिसके साथ हो गया। हमारा नाम है राजपाल सिंह पटेल। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में वहाँ पे गांव में झगड़ा हुआ तो हम थाने आए थे श्रीनगर के। हाँ, किस बात पे झगड़ा हुआ था? हमारी चाची के लड़के ने हमारी लड़की को हाथ से छोटी वाली लड़की को पीटा है, फिर बीच की लड़की है उसके हाथ रह गया था पकड़ के, तो उस वजह से हम वहाँ देने आए थे थाने, रिपोर्ट कर गए थे। कितने घंटे थाने में रहे आप लोग? फिर क्या हुआ? हम वहाँ पे 1 बजे के बैठे 6 बजे आए। ये लोग शाम में आए। वो दोनों को साथ में जाना चाहिए कि न जाना चाहिए, तो ये 1 बजे शाम के गए 6 बजे। फिर क्या हुआ? ये वो पहुंची है वहाँ पे, थाने पे चढ़ी हैं। वो इनको पता नहीं, तना गलत इल्जाम लगाया, तो उसे पता नहीं कि क्या हो गया। लड़की की इज्जत के बारे में बोली।
हाँ फिर क्या हुआ? सास को आप क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सास को कुछ नहीं भाई, बस कह रहे कि माँ मुँह तो जी घबरा रहा। वहाँ पे हमने पानी भर पिला पाया, वहीं पे पलटी फेंकने लगी थाने में। हाँ हमारे सामने कुछ कहा तुम थाने आने के अंदर? किसी ने ये कह रहे थे कि जाओ तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी। ये थाने वहीं पे वो बैठी थी, जो लेडीज बैठी थी, उनने भी कहा है और साहब भी बैठे थे, तो वो भी कह रहे थे कोई सुनाई नहीं है। उनके साथ में 4 लोग गए, हम अकेले दम गए। घटना कब की है? कब हुई थी मारपीट? ये घटना शुक्रवार नहीं, लड़की तारीख की याद नहीं आ रही। तो कल परसों ये हम शुक्रवार को गए थे थाने रिपोर्ट करने। आज बुलाया था? वो आज बुलाया था। वो पक्ष नहीं आया? वो पक्ष फिर बाद में आए, बिल्कुल शाम में। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी सासों को कैसा ये हुआ है। कौन कौन दोषी है इस मामले में? मतलब जिनसे विवाद हुआ वो भी, और जो थाने वाले क्या वो? अब ये बता दो, मुझे नहीं इतना यार, मेरा बहुत टेंशन में दिमाग है। तो ये बता, मेरी सास मेरी तो जीवन मरे का छोड़ के चली गई ना। क्या नाम था सास का? चिंजी उमा। और मेरा इतना सा बच्चा तो ये घर वाले छोड़ने गए, तो उन्हीं को बुलाया, तो वो मौका पे पहुंच गए। वो तो कहा थाने, और ये थाने से वहीं से छोटा चाचा, छोटी चाची, इसके 2 बच्चे, वो इनके 7 वाले तुरंत गाड़ी उठा के चले गए। क्या नाम है उनका? बेटू। बेटू अतुल? हाँ, ये हमारे साथ नहीं आए। महोबा शहर के एक मनचले युवक को छात्राओं ने एक ऐसा सबक सिखाया कि आसपास मौजूद लोग देखते ही रह गए। जी हाँ, कोचिंग और स्कूल आने जाने के दौरान छात्राओं को लगातार छेड़ने वाले युवक की हरकतों से छात्राएं परेशान थी, लेकिन जब मनचले की हर सीमा पार हो गई और उसने छात्राओं के मोबाइल नंबर पर अश्लील व अभद्र मैसेज भेजने शुरू कर दिए, तो छात्राओं ने चुप रहने के बजाय उसे सबक सिखाया। जी हाँ, ठान ली कि आज उसे पकड़कर लात घूंसों और चप्पलों से जमकर पीटा है। आपको बता दें, शहर के शक्तिनगर कॉलोनी का यह मामला है, जहाँ एक युवक कई दिनों से छात्राओं का पीछा कर उन्हें परेशान कर रहा था। छात्राएं उससे तनाव में थी, लेकिन परिवार और समाज की वजह से कोई शिकायत नहीं दर्ज करा पाई। सोमवार को भी जब छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी, तभी मनचले ने फिर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मौके पर भी छात्राओं ने युवक के बाल पकड़कर बीच सड़क पर जमकर पिटाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद वहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पहले 2 छात्राओं ने मनचलों को लात घूंसों और चप्पलों से पीट कर उसकी हरकतों का हिसाब कर डाला। घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मनचले युवक को मुंह छुपाते हुए छात्राओं ने पिटाई खाते हुए साफ देखा जा सकता है, और साथ ही वहीं आसपास मौजूद राहगीर और स्थानीय लोग भी छात्राओं के साहस की सराहना करते दिखाई दी है। बताया जाता है उक्त मनचला छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील और अभद्र मैसेज भेज रहा था। बस फिर क्या था, आज छात्राओं ने उसे सरेआम सबक सिखाया है। मर्दानी बनी दोनों छात्राओं की हिम्मत की चर्चा लोग कर रहे हैं, और साथ ही लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के खिलाफ लड़कियों ने जिस साहस के साथ आवाज बुलंद की है, वह अन्य लड़कियों को हिम्मत देगी। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।